ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम जवानों, वेलकम बैक। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अंडरस्टैंड ये किया था कि जब आप एसी सोर्स को अप्लाई करते हो टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स, राइट, एसी थ्रू रेजिस्टर, तो आपके पास कैसे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो रिजल्ट्स आपके पास आ गए थे कि जी वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, सही जी। आपके पास एवरेज पावर लॉस इज द प्रोडक्ट ऑफ द आईआरएमएस एंड वीआरएमएस, ठीक है जी। वो पूरा का पूरा रिजल्ट्स हमने जो है वो डिस्कस किए थे। अब उसी तरह के तमाम रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब की बार हमने एसी सोर्स को अप्लाई करना है टू अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है जी। मतलब सर्किट में आपको कैपेसिटर के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आने लगी, ठीक है जी। नाउ दिस इज द डायग्राम सर्किट का। दिस इज द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो कंसीडर कर रहा हूं। दिस आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। इनका एरिया a और दरमियान में कोई मीडियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिलहाल मैं फ्री जो मीडियम है, फ्री स्पेस, वैक्यूम कंसीडर कर रहा हूं। सो अगर आप देख लो, मैंने जो ईएमएफ सोर्स लगाया हुआ है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स नहीं है बल्कि डीसी सोर्स है, ठीक है जी। सिंपल से पता चल रहा है ना। और इंटेंशनली मैंने डीसी सोर्सेस के लिए लगाया हुआ है बिकॉज अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो तो उसमें हमने हर टाइम पे डीसी सोर्स ही अप्लाई किया है टू कैपेसिटर। तो मैं उसके थ्रू आना चाह रहा हूं ताकि आपको पहले से पता चले कि कैपेसिटर पहले चार्ज कैसे होता है, फिर डिस्चार्ज कैसे होता है, ताकि आपको इस बात की पहले समझ हो। सो क्विकली इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो सिंपल, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करता हूं, सही जी, मतलब स्विच को ऑन करता हूं या सर्किट को क्लोज कर देता हूं, सो होता यह है कि इस प्लेट के अंदर जो एटम्स हैं, लेट मी से कि ये एक एटम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर ये डॉट एक एटम है, दिस इज एटम, राइट। और लेट अस से ये वो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ने पकड़ कर रखा है और वो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा। अब अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कनेक्ट कर लूं, राइट, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कि जिसका पुल जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी न्यूक्लियस के पुल से ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी एंड इट इज गोइंग टू बी कमिंग आउट ऑफ द एटम। सो ऑटोमेटिकली यहां पर से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज हमने यहां पर कनेक्ट किया है टू दिस प्लेट ए, लेट मी कॉल इट प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी। सो इधर से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया जाएगा थ्रू दिस पाथ, ठीक है जी, राइट, ओके। और ईएमएफ का क्या काम है? ईएमएफ सोर्स का तो काम ही यही है, लेट मी कॉल इट ईएमएफ सोर्स, डीसी सोर्स, कि वो चार्जेस पे क्या करे, उनको मोटिवेट करे, सॉरी फॉर दैट, सही, कि वो चार्जेस को क्या करे, मोटिवेट करे टू फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, सही जी, चार्ज को दौड़ाने वाला मोटिवेटिंग फोर्स। तो यहां से जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया था, अब उस इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन होगा और उनको पुश किया जाएगा टुवर्ड्स द अदर प्लेट ऑफ द सेम कैपेसिटर, ठीक है जी। सो इधर से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पर वन नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसी इलेक्ट्रॉन को पुश किया गया है टू दिस प्लेट, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक हुआ जी, ओके। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला गया और बैटरी ने उसके ऊपर वर्क किया और पुश किया गया टू द प्लेट बी, तो यहां पर अनदर नेट पॉजिटिव और अनदर नेट नेगेटिव। तो एक प्लेट जितना पॉजिटिव होता चला जाता है, दूसरा प्लेट बाय द सेम अमाउंट जो है वो नेगेटिव होता चला जाता है, ठीक हुआ जी। सो एक प्लेट से चार्जेस को निकाला जा रहा है और दूसरे में क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, एकोमोडेट करवाया जा रहा है, ठीक हुआ जी, राइट। सो अक्सर कह देते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। नो, इन अ मोर स्ट्रिक्टली सेंस, अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूं तो कैपेसिटर पे कोई नेट चार्ज स्टोर होता ही नहीं है। बस सिर्फ हुआ क्या है कि एक प्लेट से जितने चार्जेस निकाले गए हैं दूसरे प्लेट पे उतने ही चार्जेस इंसर्ट किए गए हैं, तो नेट चार्ज तो यहां पर स्टोर नहीं हुआ ना। अगर एक ने जितना लूज किया है दूसरे ने उतना ही गेन किया है। एनीहाउ, सिर्फ दरमियान में बातों में बात आ गई। सो ये जो चार्जेस के फ्लो का सिलसिला है, ठीक है जी, राइट, ये सर्किट में एक करंट एस्टैब्लिश कर रहा है कि नहीं, राइट, और वो करंट ऐसे जा रहा है, राइट, यहां से चार्जेस निकल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज और यहां पर फीड होते चले जा रहे हैं, और ये वाला पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जा रहा है और ये वाला नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जा रहा है। तो हो ये रहा है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है
और दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। सो पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल लेते हैं, इसलिए मैं अपने हाथ को ऊपर बढ़ा रहा हूं, और नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल लेते हैं, तो इसलिए इसमें हाथ को मैं नीचे बढ़ा रहा हूं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग बी एंड दिस हैंड इज रिप्रेजेंटिंग ए। सो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लेट मी कॉल इट वोल्टेज, ठीक है जी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस तब तक क्रिएट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जब तक कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो इस अप्लाइड ईएमएफ सोर्स की वोल्टेज की बराबर ना हो जाए, ठीक है जी। और जब बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मजीद चार्ज का यहां से यहां आना बंद हो जाएगा, और सर्किट के अंदर करंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। और हम कहते हैं कि नाउ द कैपेसिटर इज सेड टू बी चार्ज। कैपेसिटर अब आपके पास क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो इस कैपेसिटर के ऊपर ये पूरी अंदर दुनिया है, इसके ऊपर तो हम बहुत सारे एक पूरा डिटेल वीडियोस बना सकते हैं और इंशाल्लाह बनाएंगे भी। लेकिन एनी हाउ, बिफोर अप्लाइंग एसी टू इट, आई थॉट कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट अस गो स्ट्रेट इनटू द थिंग कि जब हम इसी कैपेसिटर को क्या अप्लाई करेंगे, डीसी के बजाय एसी अप्लाई करेंगे, बिकॉज एसी और डीसी में फर्क है, ठीक है। सो अप्लाई करते हैं जी, मैं ढूंढ लेता हूं, हाँ ये रहा। सो लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ एंड नाउ लेट मी अप्लाई एसी, ठीक है जी। अब एसी सोर्स को अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ this is the same circuit and here it is alternating, सही जी। ओके, फिलहाल प्लेट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बिकॉज आपने अभी सर्किट को क्लोज नहीं किया, ओपन रखा हुआ है। अच्छा जी, अब इसको समझेंगे कैसे जी, कि होगा ये कि जैसे ही मैं ये क्लोज करूंगा तो आपके पास जो डीसी सोर्स है वो तो आपके पास, सॉरी एसी सोर्स है वो ऐसे है, तो लेट अस से इस फर्स्ट हाफ साइकिल में आपके पास ये वाला पॉजिटिव एक्ट कर रहा है, ये वाला नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली यहां पर ये पॉजिटिव होता चला जाएगा और ये वाला उतने ही अमाउंट में नेगेटिव होता चला जाएगा, ठीक हुआ जी। अच्छा, लेकिन ये सिलसिला तब तक ही रहेगा जब तक आपके पास ये यहां से लेकर यहां तक। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगी, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अब क्या होगा कि वो चार्जेस जो कि इधर से निकाले जा रहे थे और यहां पर फीड किए जा रहे थे इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, वो चार्जेस जो कि यहां से निकाले जा रहे थे और यहां पर फीड किए जा रहे थे, अब इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल आपके पास ये चीज उल्टी हो जाएगी कि जितना कैपेसिटर बेचारा चार्ज हो गया था, अब वो डिस्चार्जिंग पे होना लग जाएगा, बिकॉज वो चार्जेस जो कि यहां पर नेगेटिव थे वो अब फ्लो करने लग जाएंगे उल्टा इसकी तरफ, ठीक है जी। सो अब आपके पास क्या है कि पोलैरिटी बदलती चली जा रही है और वो कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज। एनी हाउ, जब हम इंशाल्लाह कैपेसिटिव रिएक्टेंस पाएंगे तो ये समझेंगे, लेकिन ये जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन की ये बहुत जरूरी है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द मैथ ऑफ इट। सो अब हमें पता है कि द voltage that is being applied over here by the AC is actually V is equal to V naught sine of theta, right? That is something that we have understood in detail. अब कैपेसिटर पे यहां से यहां तक जो वोल्टेज डेवलप होता है, this, right? उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जितना चार्ज एक प्लेट के ऊपर स्टोर हो रहा है या जितना चार्ज दूसरा प्लेट लूज कर रहा है, मतलब नेट जो चार्ज किसी भी प्लेट के ऊपर है, सो दैट चार्ज फ्रॉम द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द, राइट, since we have from the capacitor that the charge on the plate of the capacitor is actually equal to the charge storing ability, C, multiplied by the potential difference created between the plates of the capacitor. Okay जी, this is the equation. अच्छा, अब यहां पर अगर मैं डेल्टा अप्लाई कर दूं, डेल्टा मींस चेंज, और चेंज क्यों अप्लाई कर रहा हूं, बिकॉज याद रखिएगा कैपेसिटर को जब आप चार्ज करते हो या कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है, तो दोनों ही केसेस में कैपेसिटर कभी भी आपको कांस्टेंट करंट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वो करंट जो है वो एक चेंजिंग करंट होता है। कैसे
जब इधर से कैपेसिटर से नेगेटिव चार्जेस निकाले जाते हैं और इधर फीड किए जाते हैं, तो यहां पर अगर आपको इक्वेशन याद है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, दैट वाज Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC, राइट? सो वो एक्सपोनेंशियल चेंज आ रहा है आपके पास। सिमिलरली आपके पास डिस्चार्जिंग के लिए इस तरह हो जाता था ना, माइनस t बाय RC। क्यों? बिकॉज यहां से इनिशियली ज्यादा चार्ज निकलेगा, तो ये जैसे ही यहां पर चार्जेस आते चले जाएंगे नेगेटिव, मजीद नेगेटिव चार्जेस जब इधर आएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी, तो आप देखते जाओगे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ, देखिए टी लिखा हुआ है आपके पास, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उस चार्जिंग की मिकदार में कमी आएगी। मतलब ये है कि कम चार्जेस जो यहां से फ्लो होते जा रहे हैं उनकी मिकदार कम होती चली जाएगी। इफ यू रिमेंबर दैट ग्राफ, राइट? ठीक है जी, जब यहां पर हम चार्ज पुट करते थे और यहां पर दिस इज चार्जिंग एंड दिस वाज फॉर डिस्चार्जिंग। एनी हाउ, कहने का मेरा मकसद यहां पर यह है कि यहां पर चार्जिंग के दौरान या डिस्चार्जिंग के दौरान, चाहे जो भी हो, कैपेसिटर का जो करंट, जो कैपेसिटर सर्किट में करंट फ्लो करता है, वो एक चेंजिंग करंट फ्लो करता है। तो यहां पर हम जब करंट फ्लो करवाएंगे, करंट फ्लो तो हो रहा है ना, तो यहां पर हम चेंज अप्लाई कर लेते हैं। तो जब चेंज अप्लाई करेंगे, तो आप यहां पर चेंज अप्लाई करो, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जो आपने इस साइड पे किया है, इस साइड पे भी आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो C और V के प्रोडक्ट पे मैंने चेंज अप्लाई कर लिया है, ठीक है जी, ओके जी, ये आपके पास हो गया। अब चेंज जो है वो एक ऐसी चीज पे आप अप्लाई कर सकते हो जो कि देखो चेंज तो हो रहा है ना। अब किसी भी कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है वो फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा, बिकॉज चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है मीडियम एरिया और दोनों के दरमियान फासले पर, और उनको मैं फिलहाल नहीं छेड़ रहा। तो चेंज में अप्लाई करूंगा किसके ऊपर? वोल्टेज के ऊपर, और सी को मैं इस चेंज से या इस डेरिवेटिव से बाहर निकालूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं व्हाट इज दिस? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिकॉज जो चार्ज यहां पर स्टोर हुआ है वो फ्लो होके आया है ना। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज अ करंट, राइट? वक्त के गुजरने के साथ साथ चार्जेस के बहाव को करंट कहा जाता है, ओके। और ये सी जो है आप क्या कर लो, चेंज से बाहर निकाल लो और चेंज को अप्लाई कर दो वोल्टेज पे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक हुआ? अच्छा, वोल्टेज पे इसलिए मैं चेंज अप्लाई कर रहा हूं बिकॉज जितना ज्यादा यहां से चार्जेस निकलते चले जाएंगे तो ये वाला प्लेट जो है, दिस वन, ये वाला पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जा रहा है, और जितना वो चार्जेस उधर आ रहे हैं वो वाला प्लेट नेगेटिव से नेगेटिव होता जा रहा है। तो क्या ये वक्त के गुजरने के साथ साथ ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये चेंज नहीं हो रहा? बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है जी। सो यहां पर आपके पास आपने ये अप्लाई कर दिया है, ओके। अब ये जो वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है? ये चेंजिंग वोल्टेज है। तो यहां पर जिस रेट से पोटेंशियल में डिफरेंस चेंज हो रहा है वो रेट एग्जैक्टली बराबर होगा जिस रेट से आपका ये एसी सोर्स वोल्टेज को चेंज कर रहा है, पोलैरिटी। जिस रेट से ये पोलैरिटी को चेंज करेगा वहां पर भी पोलैरिटी उसी रेट से चेंज होती चली जाएगी या वोल्टेज में फर्क आता जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर वोल्टेज की जगह मैं ये वाली चीज पुट कर सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर मैं हवाला दे देता हूं, और दरम्यान में मैंने ब्लू लिख दिया लेकिन डजंट हैव एनी मैटर। I इज इक्वल टू सी डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहां पर बन जाएगा V नॉट साइन ऑफ थीटा। अगेन आप ऐसे करो कि V नॉट को चेंज से बाहर निकाल लो, बिकॉज आपके पास पीक वैल्यू है और पीक वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, लेट मी जूम इट इन ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नहीं, ठीक है, जूम इसका अच्छा है तो ठीक है, चले आते हैं। सो V नॉट को आप बाहर निकाल ले, तो I इज इक्वल टू सी, V नॉट को आपने बाहर निकाल दिया, डेल्टा को आपने प्लेट कर दिया किसके ऊपर? साइन के ऊपर, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी, साइनोसाइडल है ना। अच्छा, और थीटा की जगह आप क्या लगा दो? ओमेगा टी। क्यों? बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये चेंज मेजर कर रहे हैं, तो जिस चीज के अंदर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज मेजर कर रहे हो, तो उस चीज के अंदर आप उस टाइम का फ्लेवर भी पैदा करो, ठीक है जी। सो थीटा की जगह आई कैन राइट ओमेगा टी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर अगेन वही मेडिकल वालों के लिए रेटलाइजेशन वाला स्टेप है और इंजीनियरिंग वाले को पता है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट स्ट्रेट, सही जी। और वो क्या है कि I इज एक्चुअली इक्वल टू सी V नॉट, और जिसको मैं कॉर्डन ऑफ कर रहा हूं, दिस थिंग कैन बी रीरिटन एज, ब्लू में लिख लेता हूं ताकि आपको पता चले, दैट इज ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा
t, ठीक है जी, राइट। साइन का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो माइनस नहीं आता, कॉस का डेरिवेटिव लेते हो तो साइन के साथ माइनस आ जाता है, इफ यू कैन रिमेंबर द टॉपिक ऑफ द एसी जनरेटर, ठीक है जी। सो ये आपके पास टर्म आ गया है, दिस इज अगेन ओमेगा टी एंगल। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, बल्कि ऐसे कर लेता हूं, आई एम गोइंग टू वाइप दिस थिंग ऑफ, सो प्लीज वीडियो को पॉज करके यहां पर, बल्कि चले इधर ही आ जाता हूं, राइट, चलिए इधर ही कर लेते हैं, ठीक है जी। सो नाउ अब आपके पास क्या आ जाता है, नाउ द थिंग इज कि I is actually equal to C V naught, ठीक है जी, C V naught ओमेगा एंड कॉज ऑफ थीटा, सही जी। अच्छा, अब यहां पर एक जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं एंगल को जीरो ले लूं, बिकॉज कॉज ऑफ जीरो इज 1, if the theta is actually equal to 0 degree, so cos of 0 degree is actually equal to 1, because मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम करंट कब आता है, I naught की वैल्यू। तो यहां पर मैं I naught लिख सकता हूं, I will be equal to I naught if I put 0 degree over here, so it will be CV naught omega, because cos of 0 is 1. Let me call it equation number 2, right? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कहूं कि जो चेंजिंग करंट है इसकी पीक वैल्यू तब आती है जब कॉस की वैल्यू 0, राइट। सो यहां पर अब आप क्या कर लो कि इसी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो ये वाला टर्म आपको नजर आता है, दिस, राइट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, आई नॉट। So instead of writing equation number 2 in this way, I am going to rewrite equation number 2. Equation number 2 can be written as, can also be written as what? As I is equal to, और इसकी जगह I will write what? I naught. I naught cos of theta. सही जी, this is what I was looking for. That the equation for the changing current in the purely capacitive circuit is like this. अब यहां पर आपको बहुत बिग चेंज देखने को मिला है, साइन के बजाय कॉस आ गया है, ठीक है जी, और जो वोल्टेज अप्लाइड है वहां पर ऑलरेडी साइन है। तो जाहिर सी बात है वोल्टेज और करंट में दरमियान जो है फेज डिफरेंस का होना लाजिम हो गया है, ठीक है जी, बिकॉज कॉस और साइन जो है वो हमेशा आउट ऑफ फेज है, और कॉस हमेशा साइन को लीड करता है बाय 90 डिग्री, जो कि अभी हम फेजर डायग्राम में करने वाले हैं, ठीक है जी। और एक बात और प्लीज नोट कर लें, यहां पर ये जो इक्वेशन है, ये दिस, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा नोट कर लें अपने साथ बाकायदा। अगर आप लेक्चर नोट कर रहे हो तो इसको ऊपर नोट लिख लें, और लिख लें कि विल बी यूज्ड लेटर, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको लिख लें, विल बी यूज्ड लेटर। कहां पर यूज होगा? जब हम इंशाल्लाह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ेंगे, द पोजीशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है जी। सो इसको आप जरा दिमाग में रखें, बिकॉज ये वहां पर इस इक्वेशन का हवाला दूंगा। सो I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, यहां पर लिख लेता हूं I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, राइट, सॉरी, I नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, ठीक है जी। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू वाइप दिस थिंग ऑफ, मैथमेटिक्स है, सो प्लीज वीडियो पॉज करके इसको लिख लें। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ, ओके, चलिए, नाउ अब अगर आप देख लो तो वोल्टेज का जो इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और करंट को लेट मी राइट इट इन ब्लू, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ऑफ थीटा, राइट। और आप लोगों को ये पता है कि cos of theta is actually equal to sin of the same theta, but theta के फेज में हमें क्या ऐड करना पड़ता है? 90 डिग्री, ठीक है जी, बिकॉज cos हमेशा sin को लीड करता है बाय 90 डिग्री। प्लीज पिछले वीडियो देख लें जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी में ये चीजें एक्सप्लेन की थी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि I जो है वो वेरी करेगा इसके थ्रू, और V जो है वो वेरी करेगा इसके थ्रू। तो अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूं तो ऑलरेडी यहां पर अगर मैं इसको साइन में लिखना चाहूं, इसी करंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू I नॉट, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज, अगर मैं इसको साइन में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू दिस।
So automatically it will be theta but plus 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्लॉट करूं तो कॉस हमेशा आगे रहेगा वोल्टेज के। तो प्लॉटिंग इस तरह से होगी, लेट मी प्लॉट इट ओवर हियर। यहां पर प्लॉट कर लेता हूं, बल्कि यहां पर अच्छा होगा ताकि क्लियर हो आपके पास। सो दिस इज टाइम, राइट? ओके, सो करंट को मैं प्लॉट करूंगा इन ब्लू, राइट, ब्लू डॉटेड लाइन, और वोल्टेज को मैं प्लॉट करूंगा इन द ब्लैक डॉटेड लाइन। ठीक है जी। सो साइन का ग्राफ ड्रा कर ले, सिंपल। सो इट विल बी, राइट, दिस पीक वैल्यू इज एक्चुअली व्हाट, V नॉट। ठीक है जी। एंड हियर द नेगेटिव पीक वैल्यू इज माइनस V नॉट। ठीक हुआ जी। इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है जी। सो अब मैं अगर करंट ड्रॉ करना चाहूं तो करंट किधर से जाएगा जी? करंट जहां पर साइन जीरो है वहां पर वो बिल्कुल पीक से जाएगा। सो करंट की कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इट विल बी लाइक दिस, राइट? दिस इज 90, देखिए 0, 90, राइट, 180, 270 एंड 360। ठीक है जी। तो करंट का ग्राफ इस तरह जाएगा, right, where this is actually the plus I naught and this is actually the minus I naught। इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज जीरो पर था, अगर आप ब्लैक को देख लो तो करंट ऑलरेडी अपने पीक पर पहुंच चुका है। तो अगर मैं इसको बैक साइड पे एक्सटेंड करूं तो पता ये चलता है हमें, लेट मी रीराइट इट, राइट, दिस इज I naught। तो पता ये हमें चलता है कि करंट आपके पास ऑलरेडी अपनी पीक वैल्यू पर है जब वोल्टेज आपके पास क्या है, जीरो है। तो यहां पर मैं एक चीज डायरेक्ट लिख लेता हूं कि I and V are how much, are out of phase, they are not in phase, are out of phase by how much, by 90 डिग्री। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया। अब अगर आउट ऑफ फेज है तो जाहिर सी बात है एक ने लीड करना है और दूसरे ने लैग करना है। वो मक्की रवानी होगा तेरा शाता रवानी। तो कौन लीड करेगा? जिसके साथ कॉज है जी, सिंपल, जिसके साथ कॉज है वही लीड करेगा। सो सिंपल, आपके पास I लीड्स V बाय 90 डिग्री, या उल्टा भी कह सकते हो कि V लैग्स बिहाइंड I बाय 90 डिग्री, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया जी। ठीक है जी। अब इसका अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, फेजर डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फेजर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाले हैं। सो फेजर डायग्राम, ये फेजर सही आया ना, दो फेजर रोटेट कर रहे हैं लेकिन एक फेजर जो है वो ऑलरेडी आगे है। सो फेजर डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, फेजर डायग्राम, सो फेजर डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? तो करंट का जो फेजर है वो मैं ब्लू से ड्रॉ करूंगा। सो करंट का फेजर लेटर से यहां पर है, दिस इज करंट, राइट? तो जब करंट का फेजर जीरो पर है तो वोल्टेज का फेजर किधर होना चाहिए? उल्टा। तो आपके पास वोल्टेज का फेजर शुड बी ओवर हियर, दिस इज द फेजर ऑफ द वोल्टेज। और कैसे रोटेट होंगे? ऐसे रोटेट होते चले जाएंगे। लेट मी शो इट टू यू लाइक दिस, राइट? तो इट विल बी, हमेशा दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 90 डिग्री। यू कैन सी दिस इज 90, राइट? दिस इज 90 डिग्री फेज डिफरेंस, राइट? तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है जी। अब अगर वो 0 पे चला गया तो ये 90 पे चला गया, अगर ये 90 पे चला गया वोल्टेज तो वो 180 पे चला गया। कौन? करंट। ब्लू वाला करंट है और ब्लैक वाला वोल्टेज है। ठीक है जी। लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन, वन मोर टाइम। देखते जाए, ठीक है? सो देखते जाए, जब वो बढ़ता चला है तो वो भी साथ में रोटेट होता चला जा रहा है। सो बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग इन अ वे कि करंट ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ओके जी। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। अगर आपको रेजिस्टर का याद हो तो वोल्टेज अक्रॉस, लेट मी राइट इट सी ओवर हियर ताकि आपको पता चले कि दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है? और अगर आपको रेजिस्टर सर्किट का याद हो तो उसका जो V था वो यहां पर लाइन करता था, यहां पर। दोनों वोल्टेज जो और करंट जो है वो इन फेज है। आर इसलिए लेकर आऊं ताकि आपको पता चले कि दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। अगर इसकी जगह रेजिस्टर लगा होता तो वोल्टेज का फेजर इधर नहीं बल्कि उसके साथ इन फेज चल रहा होता, लाइक दिस। ठीक है जी, लाइक दिस। ठीक है जी। एनी हाउ, सो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो दिस इज द फेजर डायग्राम। अच्छा, अब
सवाल ये पैदा होता है कि मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है इसका कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट. अच्छा, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपना दिमाग खोलना होगा, राइट. नॉट लिटरली बट स्टिल, ठीक है. और वो कैसे, देखिए सिंपल. लेट मी रीड्रॉ दिस. लेट मी रीड्रॉ दिस, इट्स वर्थ इट, ताकि आप इसको समझ जाओ कि मतलब क्या बनता है कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है. ठीक है जी. व्हाट डज दिस मीन? सो लेट मी रीड्रॉ दिस. दिस इज द कैपेसिटर. सही जी. वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. दिस इज अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है जी. ओके, यहां पर आपके पास कनेक्ट है एक एसी सोर्स. ठीक है जी. ओके, अब दिस इज अ वोल्टेज. ईएमएफ जो आपके पास प्रोवाइड कर रहा है ना, फिलहाल हम इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 ले रहे हैं. अब यहां पर करंट लीड होने का क्या मतलब है? देखिए, जो वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं वो हम इस वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि जो यहां पर दो प्लेट्स के दरमियान डेवलप हो रहा है, राइट. ये और ये उसी तरह डेवलप होता है जो कि ये डेवलप होता है, जो कि ये सॉरी सप्लाई कर रहा है शुरू से. अब इस वोल्टेज की बात हो रही है कि ये कब डेवलप होगा. अब ये तो तब डेवलप होगा ना जब एक प्लेट पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जाएगा और दूसरा प्लेट नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जाएगा, तभी पोटेंशियल में डिफरेंस डेवलप होता जाएगा ना, राइट. लेकिन इसका पॉजिटिव होना, इन अल्फाज पे गौर करें, इसका पॉजिटिव होना या फिर इसका नेगेटिव से नेगेटिव होता जाना डिपेंड करता है कि आया इधर से करंट फ्लो हुआ है कि नहीं यहां पर. सो सर्किट के अंदर पहले इधर से चार्ज फ्लो करेगा और वो चार्ज आएगा इस प्लेट के ऊपर. तो चार्ज के फ्लो का क्या मतलब है? इट इज चार्ज के फ्लो विद द पैसेज ऑफ टाइम इज करंट. सो सर्किट के अंदर पहले करंट अपनी पीक वैल्यू को अटेन करेगा, पहले करंट अपनी पीक वैल्यू को क्या करेगा? अटेन करेगा. उसके बाद आपके पास जो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है तब वो जाके डेवलप होना शुरू होगा. देखिए, जब सर्किट में करंट अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर चुका है तो उसी पॉइंट पे आपके पास वोल्टेज जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू कर गया है. ठीक है जी. सो करंट विल ऑलवेज लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. ठीक हुआ, राइट. सो द थिंग ओवर हियर इज कि पहले करंट ने, देखिए पहले चार्जेस ने इधर से फ्लो करना है ना. चार्जेस इधर से फ्लो नहीं करेंगे तो वोल्टेज कैसे डेवलप होगा? पहले चार्जेस ने सर्किट के अंदर फ्लो करना है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, तो तभी आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. तो यहां पर जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस का दो प्लेट्स के दरमियान, लेट मी से दिस अगेन, दो प्लेट्स के दरमियान जो कैपेसिटर के हैं उनके दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस का डेवलप होना मरहूने मिन्नत है किस चीज की हो कि पहले चार्ज तो इधर से उधर जाए ना, एक प्लेट पॉजिटिव बनता जाए और दूसरा उतना ही अमाउंट का नेगेटिव बनता जाए, रिजल्टिंग इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक हुआ. सो दिस इज ऑल अबाउट द एसी थ्रू कैपेसिटर. तो आपके पास बेसिक्स आपके पास ये आ गए हैं. अब एक और स्मॉल सा टाइनी टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस करना है, दैट इज द एवरेज पावर लॉस. ठीक है जी. सो अगर आप लोगों ने ये लिखना है तो प्लीज लिख लें पॉज करके. ओके, सो अब मैं एवरेज पावर लॉस पे आ रहा हूं. किधर गया भाई? अच्छा जी. सो एवरेज पावर लॉस इज एक्चुअली अगेन, ओके, सो एवरेज पावर लॉस. अब मैं ये ग्राफ में चले इसी के अंदर मैं ग्राफ को भी ड्रा कर रहा था, चले इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं फिलहाल. सो व्हाट इज द एवरेज पावर लॉस? इसको थोड़ा सा मैं फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस. ठीक है जी. सो यहां पर आपके पास था करंट, ठीक है जी, और ये आपके पास आई नॉट, और ये आपके पास, बल्कि ये जरा करने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है, और ये आपके पास वी नॉट. ठीक है जी. इसको करें. सो एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस. सही. अच्छा, अब एवरेज पावर लॉस हमें पता है कि इट इज एक्चुअली व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. ठीक है जी. लेकिन अब अगर आप देख लो, मेरे पास जो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट है और एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, वो यहां पर मैं पुट क्या करूंगा? वोल्टेज मेरे पास आता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा,
जबकि करंट मेरे पास आता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ऑफ थीटा, साइन नहीं है। तो जब आप यहां पर ये वैल्यूज पुट करोगे अब आप, तो क्या होना है जी, देखते जाए। सो P एवरेज इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई नॉट, राइट, कॉज ऑफ थीटा और होल का एवरेज। फिर V पर आ जाते हैं, सो एवरेज ऑफ V नॉट एंड साइन ऑफ थीटा और होल का एवरेज। अब अगेन I नॉट और V नॉट आपके पास कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, बाहर निकालें एवरेज से। सो P एवरेज इज एक्चुअली इक्वल टू I नॉट V नॉट और एवरेज ऑफ कॉज ऑफ थीटा एंड एवरेज ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब आपको वो बेसिक्स याद होने चाहिए। कॉस का एवरेज क्या है, जीरो, साइन का एवरेज क्या है, जीरो, एंड नथिंग मल्टीप्लाई बाय नथिंग बिकम्स नथिंग, जीरो इज मींस नथिंग, सो ऑटोमेटिकली नथिंग मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल आल्सो बी नथिंग। ठीक है जी, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, सही जी। सो P एवरेज इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। कब, जब व्हेन द सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव, जब सर्किट आपके पास प्योरली क्या हो, कैपेसिटिव हो। ठीक है जी, जब सर्किट के अंदर आपके पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो। क्यों, क्या मतलब है, एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू जीरो। एवरेज पावर लॉस ओवर हियर इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो बिकॉज ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी को जाया नहीं करता, जितनी आपने उसकी अंदर एनर्जी स्टोर की है, तो डिस्चार्जिंग के दौरान उतनी ही एनर्जी वो आपको वापस दे देता है। देखिए जाए, यहां पर अगर ये साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, लेट मी रीड्रॉ दिस, थोड़ा सा रफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर मैं इसको कहूं कि ये आपके पास वन प्लेट हुआ, ये आपके पास दूसरा प्लेट हुआ, और ये आपने कनेक्ट कर दिया टू एनी वोल्टेज सोर्स, डीसी है या एसी है, आई डोंट केयर फिलहाल के लिए, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि इट इज एक्चुअली एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो अगर मैं फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल करूं, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जाएगा और ये नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जाएगा, तो रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जाहिर सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर जन्म लेगा। तो यहां पर जो आपने यहां पर बैटरी ने जो वर्क किया है, वो वहां पर स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, और आप ये हटाओ, ऑटोमेटिकली यहां पर कोई एलईडी लगा दो, तो ऑटोमेटिकली यहां पर नेगेटिव चार्जेस ने वापस फ्लो करने टुवर्ड द पॉजिटिव, तो यहां पर वही आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लाइट एनर्जी। तो आपकी एनर्जी जाया नहीं गई, वापस उसने आपको डिलीवर कर दिया है, कोई भी चीज आप लगाओ। सो इट डजंट लॉस एनी पावर, इट स्टोर्स इट। सो एवरेज पावर लॉस, और ये फॉर्मूला तो आपके पास पावर लॉस के लिए है, सो एवरेज पावर लॉस ओवर हियर इज जीरो बिकॉज इट इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, अनलाइक रेसिस्टर। ठीक है जी, सो दैट्स इट। और नेक्स्ट इंशाल्लाह से वीडियो में लेंथ देख लेता हूं कि कितना लेंथ है जी, 32 मिनट्स। तो चलिए जी, ऐसे कर लेते हैं कि इसी ग्राफ के अंदर जो पावर का ग्राफ है, पावर इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। सो एवरेज पावर लॉस जो है, बल्कि देख लेते हैं भाई, खैर थोड़ी ज्यादा वीडियो देख लो ना, बड़ा इसके भी क्या है। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं कर लेता हूं, देखते जाए जरा गौर से, थोड़ा सा टाइम ले लेगा, इट्स ओके। खैर है आओ करने लगा गुजारा कोई दासों कर जकड़म कोई गपम लगाओ जैसे वो कोई। ओके, सो अच्छा, अब देखिए जरा, नाउ जस्ट लुक एट इट। अब मैं ग्राफ पे शो करता हूं कि एवरेज पावर लॉस जीरो क्यों आ रहा है। देखते जाए, व्हाट इज पावर। यहां पर मैं पहले से रिप्रेजेंट करता हूं कि पावर को मैं बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वोल्टेज को ब्लैक डॉटेड लाइन एज आई हैव शोन, राइट, दीज आर ब्लैक डॉटेड लाइंस। ठीक है जी, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके लिए, राइट। और करंट को मैंने शो कर रखा है विद द blue dotted lines, so they are blue dotted lines if you can see them. Okay, we are almost there. ठीक है जी, so बोर नहीं होना। Okay, अब देखिए यहां पर दिस इज 90 डिग्री, ठीक है जी, 0 डिग्री। अब अगर मैं एवरेज पावर लॉस मालूम करना चाहता हूं, तो पावर इज एक्चुअली व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ना। तो किसी भी इंस्टेंट पर
करंट और वोल्टेज की वैल्यूज मल्टीप्लाई करते जब आपको पावर मिलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 0 से लेकर 90 तक आप जरा देख लो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जरा आप देख लो। तो अगर आप यहां पर देख लो सिर्फ यहां तक, अच्छा वो आपको नहीं दिखना चाहिए, मैं जूम कर लेता हूं, जूम, लेट मी जूम इन ऑन दिस वन, हाँ नाउ दैट्स बेटर, ठीक है जी। हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, हाँ नाउ दैट्स बेटर, ठीक है जी। सो यहां से सिर्फ यहां तक आप देखो, तो यहां से लेकर यहां तक अगर आप देख लो तो करंट की भी वैल्यूज पॉजिटिव है, राइट। लेकिन ब्लू डॉट्स सारे के सारे इस जीरो लाइन से अबव है, ठीक है जी, ओके। और यहां से लेकर यहां तक अगर आप देख लो तो वोल्टेज की भी तमाम वैल्यूज क्या है, यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव है, यू कैन सी दिस। सो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, पावर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो पावर की जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, वो तमाम पॉजिटिव आएंगी, बिकॉज करंट भी पॉजिटिव यहां से लेकर यहां तक और वोल्टेज भी पॉजिटिव। सो पावर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, लेकिन सिर्फ यहां से यहां तक। सो पावर आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी चीज को स्टडी करते हैं यहां से लेकर यहां तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान में। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखते हो तो वोल्टेज जो कि ब्लैक डॉटेड लाइन है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो करंट की वैल्यूज है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। सो पावर का जो ग्राफ आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द करंट, वो आपके पास नीचे आ जाएगा इसी तरह का, लेकिन इन द नेगेटिव सेंस लाइक दिस, ठीक है जी। तो नेगेटिव आ गया, राइट। अब थोड़ा सा और भी चल लेते हैं, अब आप 180 और 270 के दरमियान में देख लो, थोड़ा सा मैसी हो गया लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो समझ आ जाएगा, राइट। यहां से लेकर यहां तक, तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखते हो तो जो वोल्टेज की वैल्यूज है वो भी नेगेटिव है, राइट, और करंट की वैल्यूज भी नेगेटिव में है, जीरो लाइन से, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, ठीक है जी। सो आपके पास पावर जो है वोल्टेज और करंट की दोनों वैल्यूज यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव है, तो पावर उल्टा ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, सॉरी, राइट, दिस इज अ पावर पॉजिटिव, ठीक है जी, राइट। अब आपके पास क्या होगा जी कि अब यहां से लेकर यहां तक आप देख लो, ठीक है जी, राइट। अब यहां पर आपके पास नेगेटिव, देखिए वोल्टेज की वैल्यूज नेगेटिव है लेकिन करंट की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव, तो अगेन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। सो दिस इज द थिंग, राइट। नाउ जस्ट लुक एट इट, पावर का ग्राफ अगर आप देख लो, जो बोल्ड लाइन है, पॉजिटिव तो फिर उसी की जितना नेगेटिव, फिर पॉजिटिव उसी की जितना नेगेटिव, तो एक साइकिल के अंदर एवरेज पावर क्या आता है, दरमियान, जीरो। जितना वो पॉजिटिव में है उतना ही वो नेगेटिव में है, फिर जितना वो पॉजिटिव में है उतना वो नेगेटिव में है, तो जितना वो पॉजिटिव में गया है उतना वो नेगेटिव में गया है, तो आपके पास एवरेज क्या बनता है, दरमियानी पॉइंट आपके पास इज जीरो। सो एवरेज पावर लॉस इज जीरो। एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।